हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की रीजनिंग की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज रीजनिंग में हमने पीजीटी एग्जाम्स जो पुराने हुए थे उनके क्वेश्चंस उठाए हैं। बहुत सिंपल है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। आप लोग को लगेगा कि बिल्कुल ही आसान तरीके से हो गए और अब बहुत जल्दी से आप लोग कर लेंगे। मुझे लगता है कि लगभग आप एक सवाल को बहुत कम टाइम में कर पाएंगे, आधे मिनट से भी कम टाइम में कर पाएंगे। तो चलिए सीधा लेके चलता हूँ आप लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चंस पर। तो क्वेश्चंस हमारे सामने ये रहे कि पहला क्वेश्चन है जिसमें हमें चूज करना है करेक्ट ऑल्टरनेटिव कि अगर न्यूमिसमेटिस्ट न्यूमिसमेटिस्ट कॉइन से रिलेटेड है तो फिलाटेलिस्ट ये किससे रिलेटेड होगा। तो न्यूमिसमेटिस्ट होते हैं जो कॉइन्स की स्टडी करते हैं या फिर उन्हें कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट और स्टडी अबाउट कॉइन्स। तो इसी तरीके से फिलाटेलिस्ट भी किसी ना किसी चीज़ की स्टडी करते होंगे या फिर उनका कलेक्शन करते होंगे। तो ये वो लोग होते हैं जो स्टैम्प्स की स्टडी करते हैं, स्टैम्प्स की कलेक्शन या फिर उनकी स्टडी करते हैं। बहुत से लोगों को शौक होता है अलग अलग स्टैम्प्स को कलेक्ट करने का। तो जो ऐसे लोग होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? फिलाटेलिस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में बोला गया कि कीर्ति इज बोर्न 2 years आफ्टर हर फादर्स मैरिज, यानी कि जो उनके मम्मी पापा यानी पेरेंट्स की जो मैरिज हुई थी, ये मान लेते हैं हम मैरिज ईयर है, यहाँ पे इस साल मैरिज हुई, तो इससे 2 साल बाद ये 2 years, तो यहाँ पे कीर्ति का जन्म हुआ। ठीक है, यहाँ पे कीर्ति का जन्म हुआ है 2 साल बाद। अब यहाँ पे बोला गया कि हर मदर यानी कौन? कीर्ति। कीर्ति की जो मदर है इज 5 years यंगर देन हर फादर। ठीक बात है, बट 20 years ओल्डर देन कीर्ति। कीर्ति की जो माता जी हैं वो कीर्ति से 20 साल बड़ी हैं। तो यानी कि अगर जिस साल कीर्ति का जन्म हुआ है, पैदा हुई है, उससे 20 साल पहले, यहाँ पे 20 years यहाँ पे मदर का जन्म हुआ होगा। और मदर अगर कीर्ति के फादर से 5 साल छोटी हैं तो यहां से 5 साल पहले ये 5 years है। यहां से 5 साल पहले कौन? फादर का जन्म हुआ होगा। तो बेसिकली अगर हम ये देखा जाए तो कीर्ति के जन्म से उसके फादर के जन्म तक 25 साल का गैप है। टोटल 25 years का गैप है। यही बात सही है ना? क्यों? 20 साल पहले तो उनकी माता जी बड़ी हैं और माता से मतलब उनकी मदर से 5 साल बड़े उनके पापा हैं, तो 25 साल का गैप होगा। हमें पूछा गया है एट व्हाट एज डिड हर फादर गेट मैरिड, यानी कि जो ये मैरिज एज है, ये वाली एज जो हमने बोला था स्टार्टिंग में लिखा था, ये कब हुई होगी? ये मतलब इसके फादर की एज क्या होगी? देखो यहां से इस उम्र से इस डेट से मतलब इस ईयर से यहां तक 25 साल का गैप है। इससे अगर 2 साल पहले की आएंगे हम, इससे 2 साल पहले यहां पे आएंगे तो यहाँ पे कितने का गैप होगा? 23 का गैप होगा। यानी कि उसके जो फादर है उनकी एज कितनी होगी? 23 होगी। उनके फादर की एज कितनी होगी? यहाँ से यहाँ तक कितना है? 23 है। तो फादर की एज कितनी होगी? 23। और अगर वहीं देखेंगे तो मदर की एज कितनी हो जाएगी? 18 ईयर्स एज हो जाएगी। खैर लीगल तो थी बट काफी जल्दी था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होता है। 23 ईयर्स उसके फादर की एज थी। चूज द मिसिंग करेक्टर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव। इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए ना जो स्टूडेंट होता है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि हमें यहाँ पे करना क्या है। तो आप लोगों को बेसिकली इस तरीके के जितने भी डायग्राम वाले क्वेश्चन आए ना उसमें ज़्यादा घबराना नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ इतना ध्यान रखना है ये एक मिसिंग नंबर सीरीज है। ये क्या है? मिसिंग नंबर सीरीज है। तो मिसिंग नंबर सीरीज कैसे देखेंगे भाई? हम छोटे से बड़े की तरफ चलते हैं। 3, 3, 6, 18, 72, 360, क्वेश्चन मार्क 15120। अगर ऐसे लिखी होती ना ये सीरीज तो आप लोगों को बहुत इजी लगता, पर अब ये डायग्राम के रूप में बना दिया तो थोड़ा सा सोचने पे मजबूर कर देता है। बट स्टिल हम देखते हैं इसको किस तरीके से यहाँ पे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखो अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई 1 से करूंगा तो हमें 3 मिलेगा। 3 की मल्टीप्लाई 2 से करूंगा तो हमें 6 मिलेगा। 6 की मल्टीप्लाई 3 से करूंगा तो हमें 18 मिलेगा। मल्टीप्लाई 4 से करूंगा तो 72 मिलेगा। मल्टीप्लाई 5 से करूंगा तो 360 मिलेगा। यानी यहाँ पे मल्टीप्लाई मेरी किससे होगी? 6 से होगी। 0 36 होता है तो 6 यहाँ पे आएगा। 0 6 ऊपर 2160
2160। कंफर्म करने के लिए 2160 की मल्टीप्लाई अगर आप 7 से करोगे तो ये हो जाएगा 2 4 11 15120। तो 15120 भी आ गया है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमारा क्या आएगा 2160, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। बहुत इजी। क्वेश्चन नंबर 4, सुमन वॉक स्ट्रेट टू द पॉइंट फ्रॉम अ पॉइंट एक्स टू वाई। एक पॉइंट एक्स था, इससे सीधी चली स्ट्रेट और पॉइंट वाई पर पहुंच गई, विच इज 2 किलोमीटर अपार्ट। 2 किलोमीटर यहाँ पे आएगा। यहाँ पे देखो ही लिखा हुआ है, सुमन नाम वैसे कोई बात नहीं। ही टर्न्स लेफ्ट एट 90 डिग्री, लेफ्ट यानी कि ऊपर की तरफ मुड़ गई और 8 किलोमीटर उसने चला एट 90 डिग्री एंड वॉक्स 8 किलोमीटर पॉइंट जेड। ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा, जेड पॉइंट हो जाएगा। वेयर ही टर्न्स लेफ्ट अगेन एट 90 डिग्री एंड वॉक्स 5 किलोमीटर। यहां से फिर से लेफ्ट मुड़ा और 5 किलोमीटर की दूरी तय करी इन्होंने, और ये कौन सा पॉइंट है, एम। एट एम ही टर्न्स लेफ्ट एट 90 डिग्री एंड वॉक्स 8 किलोमीटर टू एन। 8 किलोमीटर यानी कि लेफ्ट मुड़ा तो फिर से नीचे आएगा और 8 किलोमीटर यहां पे मुड़ेगा, यानी कि ये दोनों स्ट्रेट लाइन में आ गए यहां पे, क्योंकि यहां पे भी 8 था और ये भी 8 किलोमीटर है। हाउ फार इज इट फ्रॉम एक्स टू एन। एक्स और एन के बीच, एन कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट है एन। एक्स और एन के बीच में कितनी दूरी है, ये अगर कुल मिला के टोटल 5 है, ये 2 है, तो ये कितनी दूरी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बहुत बेसिक क्वेश्चन था ये डायरेक्शन डिस्टेंस का। अगला क्वेश्चन हमारे पास है स्टेटमेंट अजम्पशन का, जिसमें स्टेटमेंट हमें दी गई है, यूज एक्स ब्रांड शूज, दे आर अवेलेबल इन ऑल साइजेस एंड लास्ट लॉन्गर। लॉस्ट नहीं होगा, ये लास्ट लॉन्गर है, लास्ट लॉन्गर। ठीक है, एक एडवर्टाइजमेंट में कहते हैं कि एक एक्स ब्रांड के जूते इस्तेमाल करें, वे सभी साइज में उपलब्ध हैं और लंबे समय तक चलते हैं, लास्ट लॉन्गर। ठीक है, अब इससे हम क्या ज्यूम कर सकते हैं स्टेटमेंट से, हमें जो दे रखी है उसको देखते हैं। पीपल जनरली प्रेफर शूज विच लास्ट लॉन्गर। ये बात सही है, क्योंकि स्पेसिफिकली मेंशन करा गया एडवर्टाइजमेंट में। सेलिंग पॉइंट है, सेलिंग पॉइंट कुछ है कि जिसका यूज है, जिसका लोगों की नीड है, वही एक सेलिंग पॉइंट होगा। जी बिल्कुल सही बात है कि लास्ट लॉन्गर करने वाले जो जूते होते हैं, जो लंबे समय तक चलने वाले होते हैं, उनको प्रेफर करा जाता है। ये बात बिल्कुल अज्यूम इम्प्लिसिट हो रही है। सम पीपल डू नॉट नो अबाउट एक्स ब्रांड शूज। अब इस बात में बहुत बड़ी कंफ्यूजन आ सकती है, क्योंकि अगर आपसे पूछा जाए कि किसी जूते के ब्रांड की अगर एडवर्टाइजमेंट देखेंगे, तो जरूरी नहीं होता कि लोगों को ना ही पता हो। अगर ऐसा कोई ब्रांड है जिसके बारे में हर कोई जानता है, तो भी एडवर्टाइजमेंट होती है। पर यहां पे ध्यान से पढ़ने वाली चीज क्या है स्टेटमेंट में, यूज एक्स ब्रांड शूज, दे आर अवेलेबल इन ऑल साइजेस। देखो एडवर्टाइजमेंट में क्या बोला जा रहा है, दे आर अवेलेबल इन ऑल साइजेस, यानी कि एडवर्टाइजमेंट एक तरीके से लोगों को जागरूक कर रहा है कि ये एक ब्रांड है शूज का और इसके जूते हर साइज में मिलते हैं। यानी कि इस टाइम पे फॉर दैट मोमेंट लोगों को इस कंपनी, जो इस ब्रांड है, इसके बारे में नहीं पता होगा। बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं। तो सम पीपल डू नॉट नो अबाउट एक्स ब्रांड शूज, ये बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल एज्यूमेबल है, इम्प्लिसिट हो रही है। तो दोनों ही बातें, बोथ 1 and 2 आर इम्प्लिसिट। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। शेक्सपियर इंग्लिश, यानी जो शेक्सपियर हैं वो इंग्लिश के बहुत बड़े प्रचंड ऑथर हैं। कालिदास कौन सी लैंग्वेज के हैं, हिंदी नहीं है, तेलुगु भी नहीं, उर्दू भी नहीं, संस्कृत। तो कालिदास जो थे वो क्लासिकल संस्कृत ऑथर, तो कालिदास संस्कृत के ऑथर थे। क्वेश्चन नंबर 7, विक्रम इंट्रोड्यूसिंग अनीता इन अ पार्टी। शी कौन, अनीता। तो अनीता के बारे में बताया जा रहा है किसके द्वारा, विक्रम द्वारा। शी इज वाइफ ऑफ ग्रैंडसन, मतलब शी जो है वो वाइफ है किसकी, ग्रैंडसन की, ऑफ माई मदर, मेरी मम्मी के ग्रैंडसन की। यानी कि इसके ऊपर वाली जो जनरेशन है उसमें कौन आता है, विक्रम खुद आता है। उसमें कौन आएगा, खुद आएगा। और उनके ऊपर कौन आएगा, विक्रम की माता जी आएंगी। और उनके जो ग्रैंडसन है वो कौन है, जिसके साथ अनीता की
शादी हुई है, जिसके साथ अनीता की शादी हुई है। तो अब हमसे पूछा गया है हाउ इज अनीता रिलेटेड टू विक्रम। जब भी कभी इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सप्लेन मैं करूंगा, क्योंकि पिछले क्लास के क्वेश्चन में एक डाउट आया था मुझे कमेंट्स के थ्रू। तो यहाँ पे देखो, अनीता इज रिलेटेड टू विक्रम। अब अनीता विक्रम की क्या लगेगी वो हमें बताना है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, जो नाम पहले आता है, जैसे हाउ इज डैश रिलेटेड टू डैश, तो जो पहले आया उसका रिश्ता बताना होता है हमें। हमें ये नहीं बताना कि विक्रम क्या लगेगा, हमें बताना है कि अनीता क्या लगेंगी, क्योंकि दोनों ही रिलेशन अलग हैं। अगर यहां पे देखें तो अनीता कौन है, जिसकी वाइफ है, उनके फादर विक्रम है। उनके फादर कौन है, विक्रम है। तो चलो यहां पे भी कंफर्म नहीं हो सकता है कि विक्रम के भाई के बेटे की वाइफ हो, ये बात भी सही है, क्योंकि ऊपर वाली किसी भी जनरेशन में आ सकते हैं। इस इंसान का भाई हो सकता था विक्रम, इस इंसान का भाई हो सकता था विक्रम, और उनकी यानी कि विक्रम की जो मम्मी तो फिर भी वही रहती, और उनके ये ग्रैंडसन भी यही रहते। तो भी इस केस में क्या होता, ये डॉटर इन लॉ और फादर इन लॉ वाली सिचुएशन ही होती, ठीक है। तो अगर विक्रम के बेटे या फिर विक्रम के भतीजे की जो वाइफ है वो अनीता है, तो अनीता क्या लगेंगी, विक्रम की डॉटर इन लॉ लगेंगी, पुत्र वधु लगेंगी, ठीक है, डॉटर इन लॉ। तो हमें अनीता का रिश्ता बताना है यहां पे, ये बात कंफर्म कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, रोशनी स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए फ्रॉम अ पॉइंट एंड वॉक्स 5 किलोमीटर नॉर्थ। यहां से कोई भी एक रैंडम पॉइंट था, उससे उसने चलना शुरू करा और 5 किलोमीटर वो नॉर्थ की तरफ चली है। देन ही टर्न्स लेफ्ट। एक आप लोगों को लेफ्ट हैंड थ्योरी पता है ना, कि अपना लेफ्ट हैंड लो, जिस भी डायरेक्शन में जा रहा है उस डायरेक्शन में अपना हाथ रखो, और जिस डायरेक्शन में हाथ घूमता है अपना बंद होता है ये, तो ये होती है राइट साइड, और ये जो नेल्स वाला पार्ट होता है, जैसे ये पीछे वाला पार्ट है, नेल्स वाला पार्ट, ये होता है लेफ्ट साइड। तो हम ये ऊपर गए, ऊपर से हमने इस तरफ देखा तो ये राइट साइड था, और ये वाला साइड कौन सा है, लेफ्ट। तो हमें बोला गया कि लेफ्ट मुड़ा है, हमें बोला गया कि रोशनी लेफ्ट मुड़ी है और 3 किलोमीटर चली है। तो इधर जाके इधर गई, ऊपर गई और लेफ्ट, यानी कि इस तरफ, ये लेफ्ट हो गया, ठीक है। 3 किलोमीटर, ये थोड़ा टेढ़ा बन गया, मतलब सीधा, आप समझ गए होंगे। देन अगेन टर्न्स लेफ्ट। देखो अब इस तरफ गई है, यानी कि ऊपर वाली साइड तो हो जाती राइट, और नीचे नेल्स वाली साइड जो है वो क्या है, लेफ्ट है। एंड वॉक्स 5 किलोमीटर, ये इसी के पॉइंट के बिल्कुल उस पे आ गई है। पॉइंट आउट विच डायरेक्शन शी इज गोइंग। अगर ऊपर जा रही थी तो ये डायरेक्शन अगर नॉर्थ थी, अब ये नीचे की तरफ आ रही है, ये डायरेक्शन क्या होगी, साउथ होगी। ये क्या होगी, साउथ डायरेक्शन होगी। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9, ऑल डक्स आर पिजन। सारे के सारे जो डक्स हैं वो क्या हैं, पिजन है। ऑल पिजन्स आर पीकॉक। ऑल पिजन्स आर पीकॉक। पिजन को हम आइडेंटिफाई कर देंगे अब, और ये हो जाएगा पीकॉक्स, ठीक है। इस तरीके का वेन डायग्राम आप लोगों का बनेगा। हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है उस पे आते हैं कि कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है, ऑल पीकॉक्स आर डक्स। क्या सारे के सारे पीकॉक्स डक्स हैं, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये इतना बड़े भार वाला सर्कल सारा का सारा अंदर थोड़ी जा सकता है, नहीं जा सकता। ओ सॉरी, ये बात मेरी गलत हो गई। क्यों गलत हो गई, जा सकता है तो एक पॉसिबिलिटी है, ये बात हो सकती है, तो पॉसिबिलिटी वाले केस में नहीं जा रहे हम। हमारे डायग्राम के हिसाब से क्या सारे के सारा पीकॉक का जो सर्कल है वो डक्स वाले सर्कल के अंदर है इस मोमेंट पे, नहीं है ना, तो इसलिए ये बात गलत है। अगर हमसे ये पूछा जा सकता ऑल पीकॉक्स बीइंग डक्स इज अ पॉसिबिलिटी, तब हम बिल्कुल कह सकते थे कि क्या पीकॉक वाला सर्कल डक्स के सर्कल के अंदर जा सकता है, तो मैं कहता तब हाँ जा सकता है, कोई रुकावट नहीं है। तो उस केस में कैसा डायग्राम बन सकता था, देखो यहाँ पे ऑल डक्स आर पिजन, बिल्कुल उसी के ऊपर एक और सर्कल बन जाता। थोड़े कलर दूसरे से बताता हूं तब समझ में आएगा। डक्स के बिल्कुल ऊपर ऊपर ये सर्कल बना दो, ये हो गया आपका पिजन का सर्कल, ठीक है। और अगर मैं बात करूंगा, एक और इसके ऊपर ऐसा ही सर्कल बना दो, तो यहां पे सारी की सारी पिजन पीकॉक भी हो गई, तो ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है। पर ये तो हमारा, ये कौन सी केस होती है, पॉसिबिलिटी केस होती है, ये केस होता है पॉसिबिलिटी केस।
नॉर्मल केस में हमारा डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा, जिसमें हमें सारे के सारे पीकॉक वाला सर्कल डक के सर्कल के अंदर नहीं दिख रहा है। जा सकता है नहीं जा सकता वो केस नहीं, दिख नहीं रहा है अभी, तो इसलिए हमारा ऑल पीकॉक्स आर डक्स ये कंक्लूजन रॉन्ग होगा। ऑल डक्स आर पीकॉक, हाँ ये कंक्लूजन बिल्कुल सही है, क्योंकि सारे के सारे जो डक्स हैं वो पीकॉक के सर्कल के बिल्कुल अंदर हैं। ये बात बिल्कुल सही है, ये बात फॉलो हो रही है। तो ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड द ऑड वन आउट। इसको हम ऐसे देख लेंगे कि भाई 16, 18 और 22, ये क्या कर रहा हूं, P 16 होता है, R 18, V 22, तो R 18, 20, 24, 2, 4, 8, 11, 13 और 16। अब इसमें हमें कुछ फाइंड करना है कि क्या अलग है। देखो 16 से 18 +2, 18 से 22 +4, तो यहाँ पे भी +2 हो रहा है, ये +4 हो रहा है, +2 हो रहा है, +4 हो रहा है। तो इसका मतलब अगर ये तीनों सेम आ गए तो ऑड वन आउट तो यही है, पर चेक कर लेते हैं। +2 और ये हो रहा है आपका +3, जो कि इस अपने आप में ऑड वन आउट हो जाता है, क्योंकि इन सभी में +2 एंड +4 हो रहा है, यहाँ पे +2 और +3 हो रहा है। तो इस तरीके से ये हमारा ऑड वन आउट हो गया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये क्वेश्चन बहुत प्यारे थे, बहुत सिंपल थे, बहुत बेसिक थे। इसी तरीके के क्वेश्चन ज़्यादातर आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलते हैं। स्पीड बढ़ाए रखने के लिए आप लोगों की ये सीरीज शुरू करी गई है, और एक्यूरेसी बनाने के लिए। तो हर दिन कुछ मज़ेदार क्वेश्चन आप लोगों के लिए डेली लेके आता हूँ। तो इसी तरीके से आप लोग इस क्लासेस के साथ जुड़ते रहिए। आज भी हमने नए तरीके के क्वेश्चन देखे, जिसमें स्टेटमेंट अजम्पशन वाले क्वेश्चन थे, सिलोजिज्म वाले क्वेश्चन थे, तो जो अभी तक क्लासेस में हमने नहीं देखे थे। तो इसी तरीके से रोज नए नए क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। हर दिन प्रीवियस ईयर पेपर में से ही क्वेश्चन होंगे। आप लोगों की DSSB की जर्नी में मैं आपके साथ हूँ। नई क्लास में फिर मुलाकात होगी। नमस्ते।